Hello and welcome students to the class of Introduction to Control Technology. It's week 5, it's week 5 and we are going to study now electrical circuits in state space analysis. As we know that in lecture number 4 we have studied state space analysis and state variables, जिसके हमने डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव किए थे और उसमें हमने एक जेनेरिक इक्वेशन भी डिराइव किया था जो कि अभी हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. सो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जो अभी मैं जेनेरिक इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा था तो वो दो इक्वेशंस है, एक है स्टेट इक्वेशन एंड द अदर वन इज़ आउटपुट इक्वेशन. सो आउटपुट इक्वेशन ये है कि जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का या मैकेनिकल सिस्टम का आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसकी जो जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन है वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि दैट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू ax प्लस बी यू वाइल y इज़ इक्वल टू cx प्लस डी यू. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट एक्चुअली दिस ए बी सी एंड डी यू एक्स वाई रिप्रेजेंट्स. अभी हम इनको स्टडी कर लेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के मुनासिबत से पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम स्टेट इक्वेशंस और आउटपुट इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट वो कंसिडर किया है जिसमें 2 लूप्स हैं और डिफरेंट पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स हैं. रजिस्टर भी इसमें इंक्लूडेड है और इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी इंक्लूडेड है, जिसकी हर एक कंपोनेंट की अपनी अपनी वैल्यूज है. जिस तरह है इंडक्टर की 2 हेनरी है और कैपेसिटर की 3 फेराड है. और इसमें हमारे पास लूप 1 में एक एनर्जी जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वो भी हमने रिप्रेजेंट किया है यू से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस और रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू इक्वेशन, और वी कैन से वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट मैथमेटिकली. सो इसमें यह है कि सबसे पहले हमने क्या डिफाइन करना पड़ेगा. सबसे पहले हमने स्टेट वेरिएबल्स इसमें डिफाइन करेंगे. सो व्हाट आर एक्चुअली स्टेट वेरिएबल्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर भी इसी पे वो लिया था कि व्हाट आर एक्चुअली स्टेट वेरिएबल्स. सो इफ़ यू हैव फॉरगॉट इट सो काइंडली डू वॉच दैट वीडियो लेक्चर अगेन. सो यहाँ पे हमारे पास चूँकि दो ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक है इंडक्टर और दूसरा है कैपेसिटर. सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हैं दैट वुड बी इक्वल टू 2. और हमारे पास फर्स्ट जो स्टेट वेरिएबल है वो हमारे पास है x1 एंड दैट इज़ इक्वल टू IL. IL मीन्स के इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है. और जो सेकंड हमारे पास है स्टेट वेरिएबल वो हमारे पास है x2 एंड दैट इज़ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर. अब पॉइंट ये है कि हमने IL और VC को किस बेस पे सेलेक्ट कर लिया है. तो अगर आप IL और VC की जो इक्वेशंस हैं उसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर ले तो उसमें डेरिवेटिव इंक्लूडेड होता है. और हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, डेरिवेटिव फॉर्म में होता है. सो ये तो बात हो गई स्टेट वेरिएबल्स की. अब इस सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो KCL है, KVL है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं. एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंट कि आपको कौन सा इजी लग रहा है और आपके लिए कौन सा इजी है. तो हम यहाँ पे लूप एनालिसिस अप्लाई कर लेंगे. सो बाय अप्लाइंग लूप एनालिसिस टू लूप नंबर 1, जो कि हमारे पास लूप नंबर 1 यही है. ठीक है, और लूप नंबर 2 ये है. लूप नंबर 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है इसको मैंने डिनोट किया है I1 से, और लूप नंबर 2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है I2.
सो यहाँ पे हमारे पास एक ही जो वोल्टेज सोर्स है और बाकी जो हमारे पास एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट हैं। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू KVL U will be equal to VL plus VR1, voltage across the inductor and voltage across the resistor would be equal to the voltage applied by the voltage source. So as we know VL is equal to L DIL by dt. इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर ले तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, और साथ में हमारे पास है VR1. सो इट्स एक्चुअली अ रजिस्टर. सो रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज थ्रू ओम्स लॉ के फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पे चूँकि हमने IL को ढूंढ किया है x1 के, और यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है और L की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है. सो L की जगह हम 2 पुट कर लेंगे और d/dt की जगह पे हम क्या कर लेंगे, x1 के ऊपर यहाँ पे डॉट प्लेस कर लेंगे. तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है DIL/dt. सो तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, dx1. सो x1 डॉट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ करंट अक्रॉस द इंडक्टर. और यहाँ पे हमारे पास जो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, तो वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग लूप 1. सो इस रेजिस्टर अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा दैट वुड बी इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू 1, and 1 is equal to R1 ohm. 1 ohm is equal to R1. So यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, I1 माइनस I2 इंटू R1. सो इस लूप को अगर आप लोग देखें तो इसी इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, तो वही करंट इसी रजिस्टर के अक्रॉस भी फ्लो करेगा. सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि x1 इज इक्वल टू IL, जो कि हमें पता है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो I1 है दैट वुड बी इक्वल टू x1. सो सिमिलरली करंट I2 इज सेम एज IC. जिस तरह यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है I2. सो इसका मतलब है कि इसी कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो इसी रेजिस्टर और इसी रेजिस्टर के अक्रॉस भी करंट फ्लो करेगा. सो वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू IL एंड I2 इज इक्वल टू x2. ठीक है, एज IC, सॉरी, कि I2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, IC, और I1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, IL, एंड IL इज देन व्हेन इन टर्न इक्वल टू x1. ठीक है, और हमें पता है कि IC इज इक्वल टू C dVc/dt. सो इस dVc/dt की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x2 डॉट. x2 डॉट हमने इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो Vc है वो हमारे पास स्टेट वेरिएबल है और जो इक्वल है x2 के, और डॉट हम यहाँ पुट कर लेंगे किस चीज़ के लिए, डेरिवेटिव के लिए. सो यहाँ पे हमारे पास IC किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 3x2 डॉट. सिमिलरली I2 इज इक्वल टू IC एंड IC इज इक्वल टू 3x2 डॉट. सो इट मीन्स कि हमारे पास जो x1 है वो I1 के इक्वल हो जाएगा, और जो हमारे पास I2 है वो IC के और फिर 3x2 डॉट के इक्वल हो जाएगा. सो वी हैव एक्चुअली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ I2 and I1. So putting all those values in this equation. So 2x1 डॉट अपनी जगह पे आ जाएगा और I1 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, x1 पुट कर लेंगे, और सिमिलरली I2 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 3x2 डॉट. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी. ठीक है, फॉर लूप नंबर 1. और चूँकि R1 की वैल्यू 1 ओम है, सो यहाँ पे हमने क्या पुट कर लिया है, 1 पुट कर लिया है. नाउ लेट्स कम टू लूप नंबर 2. सो अगर आप लोग देखें तो लूप नंबर 2 में हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स इंक्लूडेड नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू लूप एनालिसिस ये साइड हमारे पास है वो 0 इक्वल हो जाएगा, और चूँकि हम अब इसी लूप को कंसिडर कर रहे हैं तो करंट अक्रॉस दिस R1 विल बी इक्वल टू I2 माइनस I1. जो यहाँ पे मैंने लिखा है I2 माइनस I1 इंटू R1 प्लस VC वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, एंड I2 R2 मीन्स के वोल्टेज अक्रॉस दी
R2 resistor according to Ohm's law, and I2 R1 is equal to voltage drop across the R3 ohm R3 resistor. So in loop number 2, the only current which flows is I2, and I2 is actually equal to 3x2 डॉट. सो हमारे पास ये जो VC है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, x2 के इक्वल है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सबसे पहले कहा है कि VC विल बी इक्वल टू x2. सो VC इज इक्वल टू x2 एंड I2 इज इक्वल टू 3x2 डॉट. ठीक है, एंड I1 इज इक्वल टू x1, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे इक्वेट कर लिया है. So putting all these values in this equation number in this equation of loop number 2, so 3x2 dot minus x1 will into 1. ये हमारे पास इसी इक्वेशन में हमने क्या पुट कर लिया है, I2 की वैल्यू पुट कर दी है और I1 की वैल्यू पुट कर दी है, एंड R1 इज इक्वल टू 1. VC इज इक्वल टू x2, so this is x2 प्लस I2 इज इक्वल टू 3x2 डॉट. यहाँ पे जो I2 है वो हमारे पास 3x2 डॉट है और R2 की वैल्यू हमारे पास 1 ओम है. सिमिलरली I2 इज इक्वल टू 3x2 डॉट, बट हमारे पास क्या है, R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू 2 ओम है. सो 3 इंटू 2 इज 6, सो 6x2 डॉट. अब इसमें अगर हम क्या देंगे, x2 जो सिमिलर वेरिएबल है तो उसको हम एडअप कर लेंगे. सो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. सो 12x2 डॉट इज इक्वल टू x1 माइनस x2. ऑल दिस कैन बी डन थ्रू रीअरेंजमेंट ऑफ द वेरिएबल्स. इसका मतलब है कि जो हमारे पास सिमिलर है x2 डॉट वो हम एक साइड पे लेके चले जाएंगे और x1 माइनस x2 वो हमारे पास बाकी रह जाएगा राइट हैंड साइड पे. सो अब इस इक्वेशन से अगर हम x2 डॉट को निकालें तो 1/12 बन जाएगा, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड. ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो x2 डॉट है उसकी जगह पे हमने क्या पुट आउट कर लिया है, ये प्लेस कर लिया है 1/2 इंटू x1 माइनस x2, जो कि ये बन जाता है. इसको अगर हम इस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा और साथ में ये अपनी जगह पे आ जाएगा. सो बाय रीअरेंजमेंट हमारे पास जो x1 डॉट है जो यहाँ से आ रहा है x1, ठीक है, वो बन जाएगा x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस 3/8 इंटू x1 माइनस 1/8 इंटू x2 प्लस 1/2 इंटू u. नाउ इसको अब हम क्या करते हैं, x1 डॉट को और ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम x2 जो इक्वेशन है इसको हम इस जेनेरिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके स्टेट स्पेस इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट फाइंड आउट कर लेंगे. सो x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस 3/8, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो हमारे पास ये दोबारा आ जाएगा. सिमिलरली माइनस 1/8 इंटू x2 तो ये बन जाएगा. सिमिलरली हमारे पास जो है u का जो इक्वेशन है u को इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 u आ जाएगा. सिमिलरली x2 में हमारे पास जो यहाँ पे u बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, हम 0 पुट कर लेंगे और 1/2 इंटू माइनस 1/2 सॉरी ये है हमारे पास 1/2. इसको अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों के साथ 1/2 आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या पुट आउट कर लिया है, 1/2 माइनस 1/12 माइनस 1/12. सो एक्चुअली हमने क्या कर लिया है, जो हमने x1 डॉट और x2 डॉट जो स्टेट वेरिएबल्स है उसकी जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी उसको हमने जेनेरिक इक्वेशन के साथ स्टेट इक्वेशन के साथ कंपेयर करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है. सो x इज इक्वल टू ax प्लस bu. ये हमारे पास क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है, ये जो x1 डॉट और x2 डॉट है. तो ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन बन गई और हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन है, सो आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास है 0.5 इंटू x1 एंड माइनस 0.5 इंटू x2. और ये हमारे पास जो इक्वेशन है आउटपुट इक्वेशन वो हमारे पास बन जाएगी, ये एक्चुअली
0.25 है, ठीक है, 0.25 एंड 0.25 है, ये हमारे पास इसी इक्वेशन से आ जाती है जो हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट how to represent an electrical circuit in the form of state space equations and output equations। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया है, ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन बन गई है और ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन बन गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।